Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous session, हम लोगों ने चैप्टर 9 दैट इज ऑल अबाउट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग टू 130 सेक्शन के रिगार्डिंग टू डिस्कशन की एंड 129 रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया था। 130 के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन की दैट इज ऑल अबाउट रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स क्लियर ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर क्लियर। कल आपने ने थोड़ी सी हिरार्की भी समझी थी कि अगर आपका कोई भी मैटर है आप डायरेक्टली कोर्ट में परस्यू नहीं कर सकते, आपको अपने कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग टू वो एप्लीकेशंस क्या करनी होंगी, फाइल करनी होंगी। जैसे समटाइम्स आप कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाएंगे एंड आफ्टर दैट आपके पास एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है एंड उनसे भी ऊपर कौन है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड फाइनली लास्ट में हमारी चेन में कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर। तो हमारी जुरिडिक्शन जो है ना काइंड ऑफ जो पावर्स हैं ये सेग्रीगेट की हुई हैं। नॉट एवरी मैटर इज डायरेक्टली पुट अप इन द कोर्ट क्लियर। आपको पहले अपनी चेन के थ्रू आना होगा। जैसे आपने सुना होगा कभी अगर इनकम टैक्स में आपका केस लगता है ना, तो इनकम टैक्स में आपके आईटीओज क्लियर, आपके कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ये सारे अलग अलग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस जो है ये सेटल करेंगे, अगर इनसे नहीं हो पा रहा इनकी एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे एंड अगर उनसे भी नहीं हो पा रहा देन फाइनली आप कोर्ट में आ सकते हो। बट डायरेक्टली कोर्ट जो नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं वो आपका केस कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर आप अपने पैनल के थ्रू जाओ, आप अपने चैनल के थ्रू आओ, हम ऐसे डायरेक्टली आपका केस कोई भी पुटअप नहीं करेंगे क्लियर। क्योंकि जो भी आपका रोला चल रहा है किसके साथ है, डिपार्टमेंट के साथ है ना। तो डिपार्टमेंट ने अपना सिस्टम बना तो रखा है जुरिडिक्शन का, आप हमारे पास क्यों आ रहे हो जस्टिस के लिए क्लियर। सो 130 के अंदर हम लोगों ने क्या रीड आउट किया कि सर वेरियस पर्संस कंसर्न्ड हैं, लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सेबी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर उनको लगता है कि जो कंपनी के अकाउंट्स बनाए गए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए वो फ्रॉडुलेंट मैनर में हैं या कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो सो मिसमैनेज थे क्लियर कि हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी के ऊपर क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो इन दैट केस कोर्ट या ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइड होने के बाद, ये भी नहीं कि जस्ट आपने अप्लाई किया और मैं ऑर्डर साथ के साथ डिक्लेयर कर दूंगा क्लियर, आपकी रिकमेंडेशंस ली जाएंगी, उनको कंसीडर करते हुए कंपनी को ऑर्डर दिए जाएंगे। किस बात के ऑर्डर दिए जाएंगे, सर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करवाएं, रीओपन करवाएं। बट एक पावर हम लोगों ने जो रीड आउट की वो क्या थी सर, 8 ईयर्स से 8 साल से बैक आप कोई भी कंपनी के अकाउंट्स जो है वो रीओपन नहीं करवा सकते क्लियर। हाँ, बट अगर सीजी ने आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ था टू मेंटेन द बुक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 8 ईयर्स, देन वहां पे आपके पास पावर होगी। जैसे सीजी ने आपके केस में क्या कहा कि आपको 8 साल नहीं 12 साल बुक्स मेंटेन करनी है, तो सर नेचुरली अब रीओपनिंग की पावर भी वहां पे 8 ईयर्स नहीं कितनी हो गई, 12 साल क्लियर। एंड ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट वॉलंटरली रिवीजन। सर एक बात बताओ, ये तो वो खुलवा रहे थे इनकम टैक्स वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेबी हो गई, या कोई एनी अदर पर्सन कंसर्न, या कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जिनको मेरे से दिक्कत थी, जिनको लगता था कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, मिसमैनेज्ड हैं, फ्रॉडुलेंट हैं, इन्होंने ओपन करवाई। क्या वॉलंटरली कंपनी के पास कोई पावर है, क्या कंपनी को कोई ऑथराइजेशन है कि अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या अपनी बोर्ड रिपोर्ट को अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं, हो सकता है शायद सर मुझे बाद में पता लगा हो कि अल्टीमेटली कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिस्टेक है, बेटर है कि कोई बाहर का पर्सन आके बाद में निकाले, मैं ही उसको क्या सही कर सकता हूं, क्या मैं वॉलंटरली रिवाइज कर सकता हूं। तो यहां पे सेक्शन आपके पास आता है जी 131 जो कंपनी को ऑथराइज करता है, कंपनी को पावर देता है क्लियर। पढ़िए वन बाय वन। कंडीशंस फॉर, सबसे पहले कंडीशंस फॉर वॉलंटरली रिवीजन, यस प्लीज, section 131. The board of directors may decide to prepare the revised financial statements or the revised board's report if the following conditions are satisfied. Yes, what are the conditions? Number 1 is, अब सर वही बात, कुछ conditions तो यहाँ पे होंगी, ऐसे थोड़ी आपको अलाउ कर देंगे। एक बार सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटेड हो चुकी वो तो लॉक्ड है, वो लॉक्ड है सर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड उसके बेसिस पे आप बोर्ड रिपोर्ट भी बना चुके,
सब कुछ आपका बंडल ऑलरेडी बना पड़ा है सर, वो तो प्रीवियस ईयर का है, एंड उसके बेसिस पे इनकम टैक्स की रिटर्न्स भी गई हुई है, जीएसटी की रिटर्न्स भी गई हुई हैं। तो क्या ऐसे थोड़ी आपको अलाउ कर देंगे कि जब चाहो आप अपनी प्रीवियस रिटर्न्स को या अपने प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं? नहीं। पहले पढ़िए, द बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट, बोर्ड को लग रहा है, क्या चीज लग रहा है? नंबर 1 पॉइंट, द एफएस डू नॉट, क्या लिखा हुआ है? एफएस डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129। आज उनको लग रहा है कि हमने वो जो एफएस बनाई हुई थी ना, वो सर 129 के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग नहीं है। और अगर ये भनक इनको लग गई, रजिस्ट्रार को पता लग गई या सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लग गई, वो तो हमारे पे पनिशमेंट लगा देंगे, कल तो बढ़कर आए 1 साल की सजा, 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन, मे बी बोथ। अब इनको लग रहा है कि सर बेटर है, अगर कोई मौका मिलता है सुधारने का तो सुधार लो, क्योंकि मेरे को पता लग गया कि 129 के अकॉर्डिंग टू मैंने कंप्लायंस नहीं करा। या फिर दूसरा, हमारी जो बोर्ड रिपोर्ट है ना, जो डायरेक्टर्स की बोर्ड रिपोर्ट है, जो सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए थी, अभी इसके बाद नेक्स्ट ऑन 134 सेक्शन हमारे पास आएगा, बहुत लंबा पॉइंट रीड आउट करोगे कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ये ढेर सारी लिस्ट इन्होंने इतनी बड़ी दे रखी है। आपकी बोर्ड रिपोर्ट जो आपने हमें प्रेजेंट करी सर, वो इन कंप्लायंस विद सेक्शन 134 नहीं है। मतलब 2 ही आइटम्स को रिवाइज करने के लिए तुम अपील कर रहे हो, नंबर 1 एफएस, नंबर 2 बोर्ड रिपोर्ट, और दोनों में से दोनों ही उन रेलेवेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू नहीं है। एफएस के ऊपर सेक्शन कौन था? 129। बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर कौन था? 134। तेरे को विश्वास है मैंने नॉन कंप्लायंस करा है? क्लियर? इज ऑफ द ओपिनियन, बोर्ड को पता है कि मैंने नॉन कंप्लायंस करा है। आगे, द एफएस of the board's report may be revised only in respect of any of the preceding, क्या लिखा हुआ? 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अंडरलाइन द वर्ड 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर इससे पीछे रिवीजन की ऑप्शन नहीं है, इससे बैक नहीं जा सकते। मैक्सिमम एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 साल में से अगर तुम करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इससे बैक नहीं। अगर तुम कह रहे हो 5 साल पुरानी, छोड़ दे, लॉ के अकॉर्डिंग लिखा ही कितना हुआ है? मैक्सिमम प्रीसीडिंग 3 इयर्स एंड एनी ऑफ इट, उनमें से कोई भी, तुम्हारी इच्छा। नेक्स्ट आगे, द रिवीजन ऑफ द एफएस, the revision of the FS or the board's report may be made only after obtaining the approval of और सर ऐसे ही आपको नहीं करने देंगे, हाई लेवल कमांड की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे हाई लेवल कौन है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल से लिखवा कर लेके आ, ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेके आ। अगर ट्रिब्यूनल अप्रूव कर रहा है कि आप अपनी एफएस को, आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हो, तो ठीक है सर, कर लो। देन कंपनी लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे ही पर्सन ने आपको क्या किया? ऑथराइज किया। एंड ट्रिब्यूनल आपको इतनी जल्दी अप्रूवल तो नहीं देगा, सिंपल सी बात है। आप एफएस चेंज करने की बात कर रहे हो, इतना सियाना तो ट्रिब्यूनल भी है कि क्यों कर रहे हो भाई, क्या मैटर है, रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन दो, रिकमेंडेशंस दो ना। अगर क्लियर कर दोगे, जस्टिफाइड होगा कि हाँ सर एफएस में चेंज होना चाहिए था, आपसे पहले कोई गलती हो रखी है, चलो कोई बात नहीं, सुधारने का आपको टाइम चाहिए, करो। बट अगर वहीं पे हमें क्लिक हुआ कि आप कोई आज मिसमैनेज करना चाहते हो, क्योंकि सर वो तो ऑडिटेड है, एंड ऑडिटेड का मतलब क्या है? वो तो लॉक्ड है सर, वो नहीं चेंज होनी चाहिए थी। और आप आज मेरे पास अप्रोच कर रहे हो किसके लिए? चेंज करने के लिए। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, तभी हमने क्या कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये मर्जी किसकी होगी? ट्रिब्यूनल की। अगर ट्रिब्यूनल तुम्हें अलाउ करेगा, देन आप अपनी एफएस या बोर्ड रिपोर्ट क्या कर लें? चेंज कर लें, फिर हमें कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे, एंड फॉर दिस पर्पस, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सर कुछ नहीं, एक छोटी सी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को देनी होगी रिगार्डिंग दिस मैटर कि सर वी वांट टू रिवाइज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट, व्हाटएवर, ये जो भी आप करना चाहते हैं, पढ़िए। शैल मेक एन एप्लीकेशन टू दी, किसको? ट्रिब्यूनल, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। एंड लॉ की लैंग्वेज तो नॉर्मल यही है, क्लियर? फॉर्म यहाँ पे नहीं बताया, रूल्स के अंदर कहीं लिखा होगा तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली नंबर 1 स्टेप, यू हैव टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, clear? Number 2, before passing any order, yes please, the tribunal shall give notice to CG income tax authorities and shall take into consideration the representation, if any, made by CG and income tax authorities। एक बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हो? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को
इनकम टैक्स अथॉरिटीज को क्यों पूछ रहा हूं? जबकि क्लाइंट मेरे पास आया, आप कंपनी मेरे पास आई, कंपनी कहती जी हम ना एफएस चेंज करना चाहते हैं, हमने कोई 129 का कंप्लायंस नहीं करा, आप हमें मौका दें, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब क्या सचमुच में गलती थी, क्या थी, क्या कर रहे, मेरे को तो नहीं पता ना। और इतना पता, अगर एफएस चेंज हुई, अगर एफएस चेंज हुई या बोर्ड रिपोर्ट चेंज हुई, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? सीजी के ऊपर, या मे बी इनकम टैक्स वालों के ऊपर। अब क्या पता आप क्या चेंज कर रहे हो। तो एक बार रुक रुक, इसको तो बाद में ऑर्डर देंगे, पहले उनसे पूछ लूं कि वो कंपनी जिसका सिन नंबर ये है, ये मेरे पास ना एक रिवीजन की एप्लीकेशन लेकर आए हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर मैं इनको अलाउ कर देता हूं कि ये अपनी एफएस रिवाइज कर लें, बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अगर तुम्हारी ओर से अलाउड है, अब इनकम टैक्स वाले सोच समझ के जवाब देंगे, बात भी सही है सर, अब आप चेंज करने जा रहे हो, क्या चेंज करोगे, हो सकता है उसका कोई टैक्स के ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि आप अमेंड करने जा रहे हो ना। तो सर पहले उनसे पूछेंगे, देन ट्रिब्यूनल रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए देन आपको ऑर्डर पास करेगा, जाओ कर लो, जो एफएस के अंदर चेंज करना है, जो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर चेंज करना है कर लो। बट मेरी ट्रिब्यूनल की पहले ड्यूटी क्या थी? उनसे पूछना कि सीजी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इनकम टैक्स वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहां पे सर वो नहीं आ रहे, कंपनी आ रही है मेरे पास चेंज करवाने के लिए। अब उसके बिहाइंड इनका मोटिव क्या है, आई डोंट नो। क्लियर? तो कम से कम जो इससे इफेक्टेड पर्सन होंगे ना, उनसे एक बार पूछ लो पहले। नेक्स्ट आगे पढ़िए। द कॉपी ऑफ द ऑर्डर, The copy of the order of the tribunal shall be filed with the एंड सर एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करना, आगे जितना भी लॉ पढ़ोगे, जितने भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर, जितने भी कोर्ट के ऑर्डर जो कंपनी को मिलेंगे ना, हमेशा उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास तो सबमिट होगी ही होगी। अब ये रजिस्ट्रार के लेवल का मैटर थोड़ी था, आप डायरेक्टली अप्रोच कहां पे कर रहे हो? ट्रिब्यूनल। रजिस्ट्रार को थोड़ी पता कि आपका क्या मैटर चल रहा है। तो जो भी उनका ऑर्डर निकलेगा ना, कहीं भी पूरे लॉ में, कहीं भी जहां पे भी कोर्ट का ऑर्डर आया या ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर आया कंपनी को, उसकी पहले तो एक कॉपी बनाकर किसको सबमिट करो? रजिस्ट्रार, ताकि उसको भी पता लगे हमारा ये मैटर चल रहा है, कि हमने वहां से रिवीजन के लिए एप्लीकेशन डाली थी और उन्होंने अप्रूवल दे दी। नहीं तो कल को रजिस्ट्रार मेरे अगेंस्ट नोटिस निकाल देगा। किस बात का नोटिस? देखो जी ने पिछले साल की एफएस चेंज कर ली। मैं कहा तुम्हें पता मैटर चल क्या रहा है? मैं तुमसे ही नहीं, मैं ऊपर ट्रिब्यूनल से भी अप्रूवल ले आया। कहता सर फिर आपको एक बार बताना तो चाहिए था ना कि आप अप्रूवल ले आए, कम से कम मुझे तो अपडेट कर दो। समझ गए ना? नेक्स्ट इज, अगर अप्रूवल नहीं मिली तो भी देना पड़ेगा notice। फिर तो किस बात का, जब रिजेक्शन ही होगी, जब ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर नेचुरली फेवर में होगा, तभी आप उनको बताएंगे ना। अगर उन्होंने ट्रिब्यूनल ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि नहीं जी आपको अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले दिक्कत करके बैठ गए या सेंट्रल गवर्नमेंट दिक्कत करके बैठ गया, कहते ना अलाउ नहीं करना, हम नहीं चाहते इनकी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज हो, ठीक है भाई, सिंपल सी बात। और ऐसा भी नहीं है कि वो मना कर देंगे तो मैं आपको भी मना कर दूंगा, जस्टिफिकेशन उनसे भी ली जाएगी। यार ट्रिब्यूनल इज बेसिकली जस्टिस, एंड जस्टिस सबके लिए है। अगर आपने मना करा इनकम टैक्स वालों ने कि नहीं जी इनके एफएस को रिवाइज मत करवाना, क्यों ना करवाना? कोई रीजन टू बिलीव, कोई आपके पास जस्टिफिकेशन, वैलिड रीजन दो, मैंने भी आगे जवाब देना कंपनी को। मैं भी तो किस बेसिस पे कहूंगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की गई, कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा ना सर, रीजन मस्ट बी प्रोवाइड। यस आगे, द रिवाइज्ड एफएस, यस The revised FS or the revised board's report shall not be prepared more than once in a financial year। बिल्कुल सर, क्लियर। मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, मैक्सिमम एक साल में एक बार रिवीजन कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम तो यही काम पे लगे रहोगे, रोज ही रिवीजन कर रहे रहो, तुम्हारा सेटल ही नहीं होता क्या? आगे, द डिटेल्ड रीजन फॉर, ये देखा गया वर्ड, द डिटेल्ड रीजन फॉर, आपने रिवीजन क्यों करी, एफएस के अंदर आपने रिवीजन क्यों करी, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्यों करी, इसका रीजन भी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? दैट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच रिवीजन इज मेड। अब जैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो क्लोज हुई हैं अभी 20-21 की क्लोज हुई है, 21-22 तो रनिंग है अभी, ये तो क्लोज होगा। अभी एट प्रेजेंट जो फाइलिंग चल रही है, जो रिटर्न्स जा रही हैं, जो बुक्स बन रही हैं, वो किसकी हुई है? 20-21 की हुई। 20-21 में तुम 18-19 की एफएस को
2018-19 की एफएस को या उसकी बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहते हो, ये सारा प्रोसेस तुमने कर लिया, अप्रूवल तुमने ले ली, ट्रिब्यूनल से यस आ गई, कोर्ट का ऑर्डर भी या इसका ऑर्डर भी रजिस्ट्रार को अपडेट कर दिया, सब कुछ हो गया। सर ये रिवीजन आपने क्यों करी इन द एफएस और इन द बोर्ड रिपोर्ट? ये जो 20-21 की बोर्ड रिपोर्ट बनेगी ना, जो इस साल की करंट ईयर की क्या बनेगी, बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, उसके अंदर ना डिस्क्लोज कर देना, ताकि इस बार जो हमारा बोर्ड रिपोर्ट पड़ेगा, जो यूजर्स हमारी बोर्ड रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर ना रीजन लिखा होना चाहिए कि आपने अगर कोई रिवीजन करी है एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, कोई भी अगर आपने रिवीजन करी है, उसका रीजन क्या था। सर फिर तो ये वही बात होगी ना, आपके यूजर्स को क्या ये बात पता होगी कि आपने रिवीजन करी है? वो कहां से पता लगेगी? नेचुरली सर, कम से कम अपडेट करने लगे हो तो सबको अपडेट करो ना, ये थोड़ी कि एक को बता दिया दूसरों को बता ही नहीं रहे। उनके माइंड में आज भी 18-19 वही चल रहा है, वही जो पुराने वाली स्टेटमेंट्स थी वही चल रही है। उनको क्या पता कि उसके बाद भी इन्होंने कभी क्या करी है, रिवीजन करी है। तभी देख लॉ में हर तरह की प्रोविजंस कंटेन्ड है कि सर ऐसे ही नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर है हर चीज का, एक एक चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज वेयर कॉपीज ऑफ द previous FS or board's report have been sent out to members or delivered to the registrar or laid before the company in the GM, the revision must be confined to। अब सर एक बात बताओ, वो जो हमारा पिछला साल जिसको तुम रिवाइज करने की बात कह रहे हो ना, 18-19, वो तो सर कब का, उसकी एफएस, उसकी बोर्ड रिपोर्ट जितनी भी है ना, वो तो आगे बढ़ चुकी, वो तो आगे मेंबर्स को भी जा चुकी, रजिस्ट्रार को भी जा चुकी, एंड प्लस लेड बिफोर इन द जीएम, मेंबर्स की अप्रूवल भी हो चुकी। वो तो सर कंप्लीट है, वो तो लॉक्ड है इन ऑल सेंस। आप कह रहे हो जिसको रिवाइज करने के लिए, ले मैं तो आगे बांट भी बैठा, मैं तो सारे मेंबर्स को भी दे बैठा, उनकी अप्रूवल भी आ चुकी, रजिस्ट्रार को भी जा चुकी, सब कुछ तो हो गया, जिसको हम वर्ड बोलते हैं सेक्शन 136 एंड 137, आगे पढ़ेंगे तब ये रिलेट दोबारा करवाऊंगा कि सर 136 137 कर चुके, सर्कुलेशन हो चुकी, बढ़ चुके वो, एंड इवन इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार तक भी जा चुकी। देन वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिवीजन मस्ट बी कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन आ गई, ऐसा नहीं है सारा कुछ चेंज कर दोगे, लिमिटेड टू, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, द करेक्शन, यस the correction in respect of which the previous FS हाँ, and board's report do not comply with the provision of section तुमने जितना कहा था ना सिर्फ उतना चेंज करने देंगे। तुमने मुझे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि मैंने सर कोई 129 का कंप्लायंस नहीं करा, कोई, या 134 का कोई कंप्लायंस नहीं करा, तो आज अब सही करने लगे हो ना, तो वही सही कर लो बस। ये नहीं है कि अब वही बात है कि ओपन हो गया सब कुछ ही चेंज कर दो, अब तो हाथ लगे, ना 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 ना, ये सर आगे सब कुछ बट भी चुका, ये आगे पब्लिश भी हो चुकी, आगे डिलीवर्ड भी हो चुकी टू द रजिस्ट्रार। अब रिवीजन इतनी भी पॉसिबल नहीं है, ये भी तुम्हारे कारण दे रहा हूं जस्ट एक मौका, बट लिमिट है सिर्फ उतनी करेक्शन करना जितनी तुमने कही थी कि जिस रिगार्डिंग तुम सेक्शन 129 का कंप्लायंस सुधारना चाहते हो, 134 का कंप्लायंस सुधारना चाहते हो, मैक्सिमम उतनी रिवीजन पॉसिबल है। पहले कहा क्या एंड बाद में पता लगा लगे हाथ सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर दी, सारा नहीं सर, लिमिटेड। और एंड क्या लिखा वर्ड, द मेकिंग ऑफ एनी नेसेसरी कंसीक्वेंशियल। कंसीक्वेंशियल मतलब सर अब जब चेंज करेंगे बड़ा मोटा तो ऊपर नीचे होएगा ही, क्योंकि उसके कारण, अब जैसे मान लो बैलेंस शीट में कुछ चेंज करा, क्लियर, तो नेचुरली उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पीएल में भी आएगा। तो कोई चलो इतना तो चलता है, इतना तो चलता है कि कंसीक्वेंशियल जो ऑल्टरेशंस हैं वो भी, बट सर याद रखना लिमिटेड। ये नहीं है कि जब ओपन कर दिया तो जो मर्जी चेंज करो, खुले हाथ नहीं है, समझ गए ना। इतना भी आपको मैं लिबर्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा कि अपनी मनमर्जी से जो मर्जी चेंज करो, जितना कहा था उतना ही चेंज करने दूंगा। और उसका कारण क्या था, ये पॉइंट से कि सर उसकी कॉपी नेक्स्ट आगे मेंबर्स को भी, प्लस उनकी अप्रूवल भी, प्लस रजिस्ट्रार तक भी जा चुकी। तो आई थिंक सो सर ये अपने आप में बहुत गलत होगा। पहले उनके माइंड में इंप्रेशन क्या दिया, आज तुम उनको सारा चेंज करना चाहते हो, फिर तो सर ये काइंड ऑफ फ्रॉड हो गया।
अच्छा, पहले एफएस अच्छी बना दी, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करवा ली, कंपनी में पैसा लगवा लिया, बाद में क्या कर दी, रिवीजन कर दी। क्यों भाई, पागल हैं क्या वो सारे? उनको फिर तुम मिसलीड कर रहे हो, सिंपल सी बात। पहले रिजल्ट क्या दिखा रहे हो, बाद में रिजल्ट क्या दिखा रहे हो। हमने इसीलिए कहा रिवीजन करने को कहा है, बट सिर्फ उतनी की रिवीजन करना जितनी तुमने कंप्लायंस सही करने के लिए, बस नॉन कंप्लायंस को सही करने के लिए जितना कहा था उतना लिमिटेड देंगे, अदरवाइज इससे ऊपर नहीं देंगे। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे। पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स। यस प्लीज। सीजी में मेक rules as to the application of the provision of the section related to revised FS or a revised board report. Such rules may in particular, और बाकी सर सीजी ने अपने आप को ऑथराइज भी कर लिया कि अगर इस सेक्शन की कुछ एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमें कल को कोई रूल्स बनाने भी पड़ते हैं ना, तो वी आर ऑथराइज्ड। हम कल को इस सेक्शन को रेगुलेट करने के लिए किसी भी तरह की प्रोविजन, किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। क्लियर? यस। इन पर्टिकुलर मेक, पढ़िए। Make different provisions according to which the previous FS or board report are replaced or are supplemented by a document indicating the correct। अच्छा देख, वर्ड क्या लिखा है, एक और आर क्या लिखा है, सप्लीमेंटेड। सप्लीमेंटेड मींस पुराना चेंज नहीं करना, एडिशनल लगा ले जो लगाना। समझ गए ना? एक वर्ड था रिप्लेस, पुराना चेंज उसकी जगह नया, बट एक वर्ड होता है सप्ली, जो बताना है ना, जो बताना है, सप्लीमेंट्री मटेरियल लगा दो, एडिशनल मटेरियल लगा दे, पुराना चेंज नहीं करने दूंगा। और ये पावर किसने रखी? सीजी ने। करा नहीं है, करा नहीं है, कर सकती है आपके केस में, मे भी शायद, कि अगर हमें लगा कि तुम्हारी इंटेंशन है गलत, तुम पता नहीं वॉलंटरी रिवीजन क्यों करना चाहते हो, तो ऊपर आया था ना सीजी से पूछकर या इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछकर सीजी ने पावर ले ली। किस बात की पावर? कि अगर हमें कोई रूल्स बनाने पड़े ना, तो हम अपने रूल्स बना सकते। मैंने कह दिया, मान लो सपोज आपने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी, ट्रिब्यूनल ने किसको पूछा? सीजी को। सीजी कहते कह दो, कर लें, बट मैं रूल्स दूंगा, मेरे अकॉर्डिंग करो, ठीक है ना? कुछ कंडीशंस है और मेरे पास पावर है लॉ के अकॉर्डिंग। हो सकता है मैं आपको रिप्लेस करने के लिए भी कहूं, हो सकता है मे भी शायद मैं आपको सप्लीमेंट करने के लिए बोल दूं। मैं क्या एक बात बता, 129 का कंप्लायंस नहीं करा, 134 का कंप्लायंस नहीं करा, दिक्कत कल को कौन करेंगे? हम करेंगे ना, हम करेंगे ना। ये ले, हम दिक्कत नहीं करेंगे, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल लगा दो, पर रिवीजन नहीं करनी, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज नहीं करना, एफएस को चेंज नहीं करना, वो एफएस वही रहेंगी। ठीक है सर, जैसा सीजी को सेटिस्फाइड हो वो रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट आगे, मेक प्रोविजन। Make provisions with respect to the functions of the company's auditor in relation to the revised FS or board। ऐसे करो, रिवीजन करनी है ना, करवा लो। एक ना, जितनी रिवीजन करोगे ना एफएस के अंदर, एक कंपनी ऑडिटर से रिपोर्ट बना के दे देना मुझे। सीए साहब से ना एक रिपोर्ट बनवा के लेके आना इसके रिगार्डिंग टू भी, जो भी आपने रिवीजन करी है, जो भी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपने चेंजेस करी हैं, एंड सीजी रिपोर्ट मांग रहा है, और वो भी किससे मांग रहा है? सीए से, कंपनी ऑडिटर से। तो सर ऑडिटर ऐसे तो नहीं पंगा लेगा, समझ रहे हो बात किस लेवल की चल रही है? ऑडिटर ऐसे तो नहीं पंगा लेगा, ऑडिटर जो चीज होगी वही सर्टिफाई करके देगा, वही लिख कर देगा। कल को मेरी भी डिग्री कैंसिल हो सकती है, समझ गए ना? अगला कहता है कुछ नहीं, अपा सेफ साइड चलो, सीजी कहती करनी है रिवीजन, कर ले। यही बात ना, जो जो तुम चेंजेस करोगे, जो रिवीजन करोगे, बस एक बार कंपनी के ऑडिटर से लिखवा के ले, उससे चेक करवा लिया, उसके कुछ फंक्शंस मैं दे रहा हूं कि ऑडिटर ये फंक्शन करके दे, ये काम है कुछ पर्टिकुलरली, ये चेक करके मुझे रिपोर्ट दे, दे दे, कर लो रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी सीए, कोई भी प्रोफेशनल कंपनी का जो ऑडिटर होगा, अब ऐसा रिस्क तो लेगा नहीं कि कंपनी अगर मिसमैनेज कर रही है, कंपनी अगर गलत काम कर रही है, और बीच में ऊपर से सीजी ने मुझे कहा कि ये काम करके दे। मैं गलत नहीं करूंगा भाई, अपा गलत नहीं करेंगे, जो है वो है। अब तेरे चक्कर में अपनी डिग्री कैंसिल थोड़ी करवानी है, मसा मसा देते हैं। हद होगी यार, इतने साल मेहनत करके अपा डिग्री लियो, तेरे 20-50 हजार के चक्कर में अपनी डिग्री सरेंडर कर दूं ना जी ना, छोड़ो परे, जो होगा एज इट इज। उल्टा मेरे पे ही चेक लगा दियो, समझ गए ना? एंड लास्ट, रिक्वायर द डायरेक्टर्स टू टेक, और या फिर तुम्हारे डायरेक्टर्स को बोल दूंगा, तुम्हारे डायरेक्टर्स को बोल दूंगा। एंड कल को जहां भी कुछ गलत मिला, सीजी को कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत तुम्हें होएगी। ये जिसको जो कहा था ना, डायरेक्टर्स को कहा था, कंपनी के ऑडिटर को कहा था, या तुमसे कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल मंगवाया था, हम वैसा काम करेंगे।
अप्पा सेफ साइड है हमेशा, सीजी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो सोच समझ कर क्या करना, रिवीजन करना। और सीजी ने सारी पावर्स अपने पास पहले से ही क्या कर रखी हैं, ऑथराइज कर रखी है। क्लियर? यस, सीजी मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर दिस पर्पस। आपको इतना पता, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर तो नहीं रखता, आगे मंत्रालय बना रखे हैं, मिनिस्ट्रीज बना रखी हैं। और कंपनीज के केस में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड एमसीए डायरेक्ट डील नहीं करता, एमसीए के नेक्स्ट आगे होते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। कल आपका एक वर्ड दिखा ना, आरडी, ये उनकी बात कर रहे हैं। बहुत जगह वर्ड सीजी मींस आरडी, क्लियर? काफी जगह वर्ड आगे जाके यूज भी होगा, कहीं तुम सोचोगी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी सीधी बात चल रही है, ना 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 इतना भी कुछ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आगे, यस। अब आइए जी, सेक्शन 132, खतरनाक सेक्शन, जो इन्होंने लास्ट 2-3 साल से नोटिफाई किया, और ये अपने लिए, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये कहां सर, होली सोली पावर इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग, सीए प्रोफेशन, सीएस प्रोफेशन, सीएम में जितने प्रोफेशन अपने हैं, सारी पावर किसके पास थी? आईसीआई बॉडी, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, जो हमारी रेलेवेंट बॉडीज, जो हमारी रेलेवेंट बॉडीज। अब इन सबके ऊपर भी एक बाप बनाकर बिठा दिया, कौन? नाफरा। पहले तो नाम से क्लियर हो रहा है, नाफरा को खतरनाक सही होएगा। दैट मीन्स कहीं पहले जो थोड़ी सी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, पहले बहुत नेक्स्ट लेवल होते थे। जो प्रोफेशनली पर्सन जो प्रैक्टिस करते हैं वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे पहले। सारी पावर, अगर तुम्हारा केस लगेगा भी, तुम्हें अगर कोई कुछ कहेगा भी, तो कौन था? अपने अपने ही थे, आईसीआई, आईसीआई ही था। एंड उस लेवल तक ना लिंक्स होते हैं, मैनेज हो जाता था कि मैंने कोई गलत एक्टिविटी करी, चलो कोई बात नहीं, ले दे के कुछ ना कुछ माड़ा मोटा सेटल हो जाता था, सिंपल सी बात। क्लियर? एंड जब से मोदी जी आए हैं, आपको अगर याद हो 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, मोदी जी ने सीए की वो बेइज्जतियां करी थी ना वहां पे टिका के, कि ये तुम लोग ही हो। और वो सही बोल रहे थे, उन्होंने एक वर्ड बोला था, बही को सही करने वाले। बही मतलब लेजर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बही को सही करने वाले, जबकि बही सही नहीं होती तुम्हारी, अप्पा सही कर देते हैं उसको, मतलब तुम एंट्रियां ना बढ़िया घुमाते हो। उन्होंने ये चीज कहा था, कहते ये जितना व्हाइट ब्लैक का चक्कर है ना, ये जिस खिड़की से व्हाइट ब्लैक होता है, ब्लैक से व्हाइट होता है, उस खिड़की का चौकीदार कौन है? सीए। मतलब तेरी निगरानी से हो रहा है ना सारा कुछ, तेरे कारण हो रहा है ना सारा कुछ। कहते हैं इनका स्यापा ही खत्म करो, ऐसे करो, जितनी इनके पास पावर्स है ना, पावर छीन लो, इनकी अलग ही अथॉरिटी बना दो, जो इन सबको क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। उसका नाम क्या दे दिया? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब हम बताएंगे क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, कैसे करनी है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, इंडेस कैसे बनेंगे, हर चीज जो अपने आईसीआई के हाथ में थी। जब तक अब तक इनसे पहले जो ये कमेटी नहीं बनी थी, आएगा वर्ड, जब तक नहीं बनी थी सर, प्योरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कह दिया कह दिया। अब नहीं सर, अब जस्ट कंसल्ट ही कर लें आपसे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चलनी तो किसकी है? नाफरा की। ये अपने आप में जो पॉइंट आ चुका ना, ये स्पेशली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया सर? प्रोफेशनल प्रैक्टिस को, प्रोफेशन को एक रेप्यूट, एक रेपुटेशन देने के लिए, कि जितनी ये गलत एक्टिविटीज चल रही है ना, धीरे धीरे सारा काम क्या करो, बंद करो। और ये ऐसे है ना, कोई सीए फंस गया ना, ये नहीं छोड़ेंगे। इनकी प्रोविजन सीधी स्ट्रिक्ट है, जेल है तो जेल है, फाइन है तो फाइन है, जो है डिग्री भी गई, डिग्री भी गई, डिग्री कैंसिल। याद आता है इतने मोटे मोटे सब्जेक्ट है, मसा पास होते क्या है? तो क्यों ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना? तभी आज के टाइम में नॉर्मली हम सिंपल सी बात बोलते हैं, सर अगर तो डाटा प्रॉपर है, डाटा अगर प्रॉपर है देन हम ऑडिट करेंगे। अपने को कोई आज 5-10 हजार का, 20-50 हजार का लालच नहीं है, आप अपनी डिग्री पे कभी नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, मैं अपनी डिग्री कभी खराब थोड़ी करूंगा। एंड कभी अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चक्कर पड़ गया ना, ये नहीं छोड़ेंगे। पहले तो मैटर जो था वो अपने हाथ में था, आईसीए के लेवल तक था। आईसीए का प्रेसिडेंट कौन सा बाहर है?
हम लोग ही मेंबर्स हैं, हम लोग ही जिताते हैं। अब कल परसों जितने मेंबर्स यहाँ पे आए थे, चंडीगढ़ ब्रांच के चेयरमैन, सब किस चक्कर में आ रहे हैं? वोट्स के चक्कर में आ रहे हैं कि अब 26 को वोट है, ठीक है ना। सबकी कॉल आती है, सर वोट डालनी है जी, वोट डालनी है। मैं कहा जी डालेंगे, हमारे बच्चों का ख्याल रखो, सिंपल सी बात है। मैं कहा जी इंस्टीट्यूट में अगर कोई काम होता है, कुछ होता है, ओपनली बोला। मैं कहा जी 2 वोट्स हैं मेरी, 2 क्या 3 वोट्स हैं, आस्था मैम भी साथ में, 3 वोट्स हैं। मैं कहा जहां कहोगे वहां लगा देंगे। हमारा स्टूडेंट अगर वहां पे कुछ जाता है ना, उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वहां पे जाओ कोई पूछता ही नहीं है, तुम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। क्यों भाई? हम लोग भी ऐसे को पैसे दे रहे हैं, तुम लोग भी स्टूडेंट्स हो, तुम लोग भी ऐसे को पैसे दे रहे हो, तो अपनी भी वैल्यू होनी चाहिए वहां पे। कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम के लिए वहां पे गया हूं तो एटलीस्ट कुछ सुनने वाला तो हो, कोई रिड्रेसल, कोई ग्रीवेंस, कुछ तो बना हो। अपन सिंपल बोला। मैं कहा जी मेरा तो मेमोरेंडम यही है, अगर तो आप मानते हो इस बात को कि सही है, क्योंकि मेरा कंसर्न है एजुकेशन के साथ, मेरा मोटिव पूरा करो, जितनी वोट्स को होगे उतनी वोट दिलवाएंगे। कहते डन सर, आप बनने दो मेंबर, आपका पहला काम यही करवाएंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन लग ही रख देंगे, जितने भी तुम्हारे फॉर्म्स के रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह, कोई पेमेंट्स के रिलेटेड, कोई ट्रेनिंग के रिलेटेड। इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है, आपकी जरा से भी डेट अगर इधर उधर होगी ना, तुम्हारी अटेम्प्ट पे पड़ जाएगी। वो याद आ गया, फॉर्म भरना अपन, याद आ गया। आईपीसीसी का जो अपना इंटर का फॉर्म है, 1 मार्च लास्ट डेट है, तो अपनी टाइम से पहले तो वो भरो, जहां दिक्कत आती है उसको कंप्लीट करो। क्लियर? सो विद इन 2 डेज आप इस कॉन्सेप्ट को पहले तो कवर अप करें, अटेम्प्ट नवंबर फाइनल करो पहले। क्लियर? एंड जो आपके डाउट्स थे ना कुछ, कि सर वहां पे फर्स्ट ग्रुप भरे, सेकंड ग्रुप, बोथ ग्रुप भरो, ये रजिस्ट्रेशन है, दिस इज नॉट रोल नंबर, ये रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट के लिए ही करवाओ, बोथ ग्रुप के लिए ही करवाओ। क्लियर? ये डिसीजन जो होता है कि वेदर आई एम अपीयरिंग फॉर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, क्लियर, और फॉर बोथ ग्रुप, वो आपका जब रोल नंबर आएगा ना, एग्जाम फॉर्म आएंगे, ये तब डिसीजन होता है। समझ गए ना? तो ऐसे जो डाउट्स हैं कुछ भी हैं, जब मर्जी क्लियर करो, जब मर्जी क्लियर करो। बट आई रिक्वेस्ट यू 3 डेज के अंदर अंदर ये मैटर होने के बाद आप मुझे एक पर्सनली मैसेज ड्रॉप करेंगे कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन आईसीए में करवा दी। क्लियर? सो ये अपने आप में सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम है। कहीं क्लासेस के जोश में, कॉलेज के जोश में कहीं आप यही चीज भूल जाए, समझ गए ना? तो पहले वो चीज अपना क्या करो, सर्टन करो। चलिए वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। पढ़िए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाफरा बाय सीजी। यस प्लीज। CG may by notification constitute a NAFRA to provide for matters relating to accounting and auditing standards. एक ही पावर थी क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की। जो किसके पास पावर थी? आईसीआई। वो पावर सीजी ने हमसे छीनकर किसको दे दी? नाफरा। कि आज के बाद इवन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, कल्ले अकाउंटिंग नहीं, ऑडिट करने के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो एक सीए के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं व्हाइल डूइंग ऑडिट ऑफ द कंपनीज ऑफ द वेरियस एंटिटीज, सर वो भी नाफरा डिसाइड करेगा, आपने कुछ नहीं करना। आगे कॉम्पोजिशन ऑफ नाफरा पहले पढ़ ले, इसकी कॉम्पोजिशन में कौन कौन आते हैं। नंबर 1, नाफरा शैल कंसिस्ट ऑफ, एक होगा जी चेयरपर्सन जो कुर्सी पे बैठेगा, ओके। एंड नंबर 2, सच अदर पार्ट टाइम एंड कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे, नॉट एक्सीडिंग 15। कोरोना का टाइम है सर, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। क्लियर? सो नॉट एक्सीडिंग 15 इतने, एज मे बी, और वो भी जो टाइम टू टाइम क्या होंगे आपके प्रेस्क्राइब, मतलब फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट आगे, द चेयरपर्सन, The chairperson shall be a person of eminence and has expertise in accountancy. साउंड पर्सन होना चाहिए भाई साहब, आप चेयरपर्सन हो। आप ये समझो तुम्हारी कितनी वैल्यू है, किसको तुम हेड कर रहे हो, कौन सी कमेटी को हेड कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता। क्लियर? तो बेसिकली यू आर एक्सपर्ट इन किसमें? अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड लॉ। दैट मींस वेरियस डिसिप्लिन्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर? ऐसा कोई एक्सपर्ट पर्सन नाफरा में बिठाना, अब फ्रेशर को बिठा दोगे, उसको खुद नहीं पता बेचारे कि उसके काम क्या, उसको नॉलेज तो है नहीं। इसीलिए ना सर, जो टॉप क्लास लोग होते हैं ना, जो लिटरली हर फील्ड में एक्सपर्ट है, उनको चेयरपर्सन बनाओ। क्लियर? नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन शैल बी, और ऊपर देख तेरी इज्जत कितनी है, अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा? कुछ छोटी बात है,
कितनी बड़ी कमेटी को आप हेड कर रहे हो जो ऑल ओवर इंडिया में अकाउंटिंग कैसे होगी, ऑडिटिंग कैसे होगी, जो इतने प्रोफेशनल्स को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो सर आपको वही बात है ना, आप वेरियस डिसिप्लिन्स के क्या होने चाहिए, मालिक होने चाहिए, एक्सपर्ट जिसको वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिविजन्स ऑफ नाफरा। यस प्लीज। NAFRA shall perform its function through such divisions as may be described. आप काम करो, जैसे मर्जी काम करो, जो डिविजन्स करना चाहते हो, जो तुम आगे डिपार्टमेंट्स बनाना चाहते हो करो। हमने तो मेन कंसिस्ट कर दिया क्या, 1 चेयरपर्सन एंड फुल टाइम पार्ट टाइम मिलाकर नॉट एक्सीडिंग कितने, 50। क्लियर। बाकी जैसा तुम काम करना चाहते हो यू आर होली अप्रूव्ड हमारे अकॉर्डिंग टू। एंड ईच डिवीजन ऑफ नाफरा शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय, किसके द्वारा, चेयरपर्सन, मे बी वो खुद, और फुल टाइम मेंबर ऑथराइज्ड बाय द चेयरपर्सन बट नॉट पार्ट टाइम। वर्ड क्या लिखा हुआ यहाँ पे, फुल टाइम। नेक्स्ट इज देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। यस, There shall be an executive body of NAFRA consisting of the chairperson and full-time members of NAFRA for efficient discharge of. सर नेचुरली अब तुम 15 मेंबर जो इकट्ठे हुए हो प्लस तुम्हारे वो एक चेयरपर्सन भी है। सर आप एक ना देखो, एक होती है टोटल कमेटी, टोटल कमेटी मेंबर्स, एक होती है मैनेजिंग कमेटी, दोनों में फर्क है, समझ रहे हो। कमेटी मेंबर होना दैट मींस यू आर नॉर्मली अ मेंबर ऑफ नाफरा, बट इफ यू आर अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नाफरा, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नाफरा दैट मींस जो इस नाफरा की वर्किंग को, इस नाफरा के फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं, क्लियर, ऑल ओवर इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, यू आर अ बेसिकली पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये होती है एक्चुअल वर्किंग वाली, क्लियर, जो दिमाग जिसको वर्ड बोलते हैं, ये बैठा है एग्जीक्यूटिव बॉडी में, क्लियर। यस प्लीज। फंक्शंस ऑफ नाफरा पढ़िए। नंबर 1, द नाफरा shall make recommendation to CG on the formulation and breakdown of accounting and auditing policies and standards for adoption by the companies, class of companies or their auditors as the case may be। मतलब हम रिकमेंड करेंगे, किसको करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्लियर, कि क्या यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनने चाहिए, ये हम रिकमेंड करेंगे, पहला फंक्शन। नंबर 2, मॉनिटर एंड एनफोर्स। यस प्लीज, यहाँ पे मॉनिटर एंड एनफोर्स क्या, enforce the compliance with accounting standards and auditing standards in such manner। और हमारी रिकमेंडेशन की कितनी पालना हो रही है, कितने प्रॉपर बेसिस को माना जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे, क्लियर। एंड यहीं से तो तुम्हारी अप्रेजल होगा, यहीं से तो इवैल्यूएशन होगा। हमने ऑर्डर निकाले कि इंड एस प्रॉपर्ली फॉलो होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो होने चाहिए, वो नहीं हो रहे तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। आगे पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ, ये वर्ड आ गया जी मेन, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ दी, क्योंकि प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद, प्लीज आगे, professions associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures required for improvement in quality of service। क्वालिटी आपकी ना हम चेकआउट करेंगे कि आप जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो ना, किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड कर, क्लियर। चलो आपा तो नॉर्मल लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टू बी सिंपल। मैं कौन सा कह रहा हूं कि मेरे पास लिस्टेड खाते हैं, कि मेरे पास लिस्टेड कंपनीज हैं। ये नाफरा का ना मेन मोटिव जो है सबसे पहला किसके ऊपर है, बिग 4। ये तो अपनी नजरें ना उसकी तरफ लेकर बैठा है कि तुम कुछ गलती करो सही, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मोस्टली अकाउंट्स में जो फ्रॉड होते हैं वो होते ही लिस्टेड खातों में, और कंप्लायंसेस भी जितने ज्यादा करने होते हैं वो होते ही किसमें, लिस्टेड वालों में। तो एज सच इतना भी वो नहीं है कि मैं कहूं जी मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस पे बहुत इसका फर्क पड़ेगा, नॉट एज सच, क्लियर। क्यों, अपना अपा उस लेवल पे है ही नहीं, सिंपल सी बात है। बट डे बाय डे जब अपना स्कोप बढ़ेगा, जब प्रैक्टिस उस लेवल की जाएगी, क्लियर, करोड़ के अकाउंट्स को हम सेटल करेंगे। अब उनकी टर्नओवर शुरू होती है कितनी, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। वो अकाउंट्स ही कौन से ऑडिट कर रहे हैं, बिग 4 वाले। अब उनके पास तो ब्रांड आता है, सिंपल सी बात, क्लियर। अब जो बंदा 2-2 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़ रुपए ऑडिट की फीस दे रहा है, यार नॉर्मल तो नहीं होगा इतना, तो आप ही समझ लो। इतनी तो मन करे हमारी टोटल टर्नओवर होती है जितनी वो फीस दे रहा है अकेला, समझ रहे हो ना वर्ड। तो अल्टीमेटली आप लेवल का भी फर्क सोचो। तो मेन सुपरविजन ये ना बिग 4 वाले बड़े खेलते हैं, बड़ी सिस्टम से ना प्लानिंग कर कर, दिमाग तो बैठा ही है, अपने जैसे प्रोफेशन ही है। एंड अपने जैसे 10 ये इकट्ठे हो जाएं तो नेचुरली सर कुछ ना कुछ तो अटपटा निकालोगे, करोगे कुछ ना कुछ तो। और ये आपस में ना चेंज ओवर करके पॉलिसीज लगाकर निकल जाते थे बाहर कि आईसीआई के हैंड्स में है। और आईसीआई की जो बॉडी है ना,
आईसीआई की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो मोस्टली यही मेंबर्स होते हैं। अगर आईसीआई के प्रेसिडेंट की बात करें या जितने भी हैं पर्टिकुलर पर्सन है यार, हम सबको पता होता है लिंक सब बड़े हैं। एंड बिग फोर वाले जो पार्टनर्स हैं वो ऐसे ही पार्टनर नहीं बैठे, सबके लिंक्स इतने हैं। कल को वो दिक्कत होती भी थी, आईसीआई को तो कोई नहीं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब मैनेज कर लेते थे। अब वो चीज से बचने के लिए इन्होंने पर्टिकुलर क्या बना दी, नाफरा, कि अब से तुम ओवरसी करोगे, तुम देखोगे कि ये जो प्रोफेशंस एसोसिएटेड है ना विद द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इनकी क्वालिटी कैसे चल रही है ये तुम बताओगे। चेक करो एक एक काम इनका, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। क्लियर, नेक्स्ट आगे, एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी, जो क्या होंगे, प्रेस्क्राइब्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट इज terms and conditions. Yes, please. The terms and conditions and the manner of appointment of the chairperson and members shall be as. हाँ, जो भी हमारा मैनर आपको प्रिस्क्राइब्ड होगा कि इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी रीअपॉइंटमेंट, इनको रिमूवल कैसे किया जाएगा, वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। यस प्लीज। The chairperson and members shall make a declaration to CG the prescribed form regarding no conflict of interest. अंडरलाइन, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पता लगे तुम लोग ही इंटरेस्टेड हो जो नाफरा में बैठे हो, होते हैं, इनके खुद अपने काम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मेंबर मैंने बना लिए, बता फिर नाफरा क्या काम करेगी आगे। नाफरा को वर्क करवाने के लिए, इंडिपेंडेंटली वर्क करवाने के लिए तुमसे मतलब चेयरपर्सन और तुम्हारे जितने मेंबर्स हैं डिक्लेरेशन लिख कर दो सीजी को। किस बात की डिक्लेरेशन, सर आपका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम नाफरा के मेंबर बनते हैं, अगर हम नाफरा के चेयरपर्सन बनते हैं, जो मेरी ड्यूटी होगी मैं करूंगा। कहीं कल को पता लगे मेरे ही किसी रिश्तेदार की कंपनी है, वो कहते कोई नहीं नाफरा में अपना बंदा लगा हुआ है, ना 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 छोड़ूंगा नहीं भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने भी डिक्लेयर किया हुआ है किसको, आगे सीजी को। सीजी बड़ा क्लियर चलता है जी, बड़ा क्लियर चलता है सर, डिक्लेरेशन साइन करवा लो। और कल को अगर तुम में से फंस गया ना, मैं तो बाकियों को नहीं छोड़ रहा, अगर तुम में से कोई फंस गया ना, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले आपसे साइन करवाया था, तुमने खुद डिक्लेयर किया था कि हमारा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, एंड वी विल एक्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर, एंड आगे क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई बात आ गई ना कि सर कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। साइन कर दो, डिक्लेयर कर दो, मेरे पास फाइल कर दो कि यू आर विलिंगली एक्टिंग एज अ मेंबर और अ चेयरपर्सन ऑफ द नाफा, कि कोई फोर्सफुली नहीं है। प्लस चलो वो तो छोड़ो, फोर्सफुली नहीं है, तुम्हारा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा कोई इंडिपेंडेंस का रौला नहीं है। क्लियर, अगर तुम प्रॉपर वे से क्लीन हो देन आप यहां पे एडमिट हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स नॉट टू बी एसोसिएटेड। वही तो बात बोल रहा है। और ये पता कब, जब नाफरा से तुम रिटायर होगे ना, नाफरा से जब तुम रिटायर हो जाओगे, अगले 2 साल तक, अगले 2 साल तक कोई ऑडिट फर्म को ज्वाइन मत करना, ना तुम कर सकते हो। फिर तो वाजिबा नाफरा में लिंक्स बना के ऑल ओवर इंडिया लेवल के अगले ही दिन अपनी ऑडिट फर्म ओपन कर लो, पैसे ही पैसे। तुम तो बड़े शातिर निकले। अगले 2 साल ना कूलिंग पीरियड आपका। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, ये 2 साल में ना भाई साहब और जो मर्जी काम कर ले, ऑडिट फर्म को ज्वाइन मत करना। फिर तो नेचुरली सर कॉमन सी बात है, आप इतने रेप्यूटेड लेवल पे आके, इतने रेप्यूटेड लेवल पे आके आपके लिंक्स किस लेवल के होंगे ये मानो। रोज आपका मिनिस्ट्रीज में उठना बैठना होगा। क्लियर, कितने नेक्स्ट लेवल बिजनेसमैन से आपकी डीलिंग्स होंगी, या जिनके भी तुमने केस डील किए होंगे, वो तो कल से आपको अप्रोच करेंगे, सर आप ही कर दो हमारा ऑडिट। पढ़ो, द चेयरपर्सन and members who are in full-time employment with NAFTA shall not be associated with any audit firm, इंक्लूडिंग रिलेटेड कंसल्टेंट। कंसल्टेंसी भी नहीं देनी, मैं कौन सा ऑडिट कर रहा हूँ, कंसल्टेशन दे रहा हूँ, वो भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। ड्यूरिंग कब तक, द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, जब तक तुम यहां पे हो, जब तक टेन्योर है तुम्हारा, वो तो मतलब ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं है। एंड मेन वर्ड 2 years, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट। एंड इवन सर जब आपकी मतलब ये खत्म हो चुका ना, सीजीज आपका हो चुका, अगले 2 साल तक आप कोई काम नहीं करेंगे। 2 साल के बाद तो कर सकते हैं, करो उसके बाद करो। 2 साल तक तो तुम्हें भूल जाएंगे लोग, कल नहीं याद रखते तुम्हें, आप 2 साल की बात कर रहे हो। एक कूलिंग पीरियड है सर, नेचुरली होना भी चाहिए लिटरली, कि सर आप कोई ऑडिट फर्म ज्वाइन नहीं करेंगे, इवन चाहे कंसल्टेंसी फर्म है ना, करना ही नहीं।
अरे जब तुम इन कामों में आ गए, एक तरफ तो तुम मुझे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट दे रहा है कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, अब क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट अपनी ऑडिट फर्म खोल के बैठा है, फिर तू नाफरा की तरफ होके काम चलेगा कि अपना फेवर सोचेगा? नहीं सर, ये अलाउड नहीं है। ये मेन क्लॉज अपने आप में कि जब तक आप टेन्योर में हो, प्लस जब टेन्योर में नहीं भी होंगे तो अगले 2 साल तक कोई ऑडिट फर्म आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इवन कंसल्टेंसी क्यों ना हो। उसके बाद जो मर्जी कर, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर, कोई ऑडिट फर्म ज्वाइन कर, जो मर्जी कर, बट 2 साल के बाद। आगे पावर्स ऑफ नाफरा पढ़िए। NAFRA shall have the power to investigate into matters of professional or other misconduct. आ गया मेन वर्ड, यही है सर, यही है वो, देख लीजिए। नाफरा शैल हैव द पावर, किस बात की पावर, कहां गया इतनी पावर हाँ, नाफरा शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल और अदर, वर्ड क्या है, मिसकंडक्ट कमिटेड बाय हमारे पे एनी मेंबर और फर्म ऑफ क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यहां पे ये वर्ड आगे फंस गए हम लोग, पहले ये वर्ड इनका था ही नहीं। पहले ये सारी पावर डिसाइड करने की किसके पास थी, आईसीए के पास थी, जो पावर हमसे छीन कर किसको दे दी गई, आप तो कहेंगे ना हमसे छीन दी गई, क्यों, अपने तो फेवर में नहीं है, सिंपल सी बात है। क्यों, अब अपने जितने गलत काम है कुछ भी हैं लिटरली वो सर पकड़े जाने लग गए। अब मिसकंडक्ट ये छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, पनिशमेंट करेंगे, इवन फाइन, इम्प्रिजनमेंट, व्हाटएवर जो भी है प्रॉपर लगेगा सर। तभी तो डे बाय डे स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, और स्ट्रिक्ट लोगों को तो करेंगे। पहले ये ना सीए की चूड़ी कसेंगे, पहले इनको टाइट करो बड़ा सा, कि ये वही बात है ना, जो भी गलत काम, जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है अकाउंट्स के रिलेटेड, एक वर्ड तुम कॉमन सुनना, अकाउंट्स वर्ड यूज करते ही या ऑडिट वर्ड यूज करते ही माइंड में एक ही पर्सन आता है, कौन, सी, जहां वर्ड आता है सी। रिटर्न वर्ड सुनते ही क्या वर्ड आता है, सी। क्यों, पता है सर, ऑल ओवर इतने साल से 1949 से हमारी बॉडी बनी हुई है, 1949 से आईसीए बना हुआ, तब से लेके अब तक जितना फाइनेंस का मैटर चल रहा है, चल तो सीए के थ्रू ही रहा है ना। कहते इनको टाइट करो, ये सही होंगे तो नेक्स्ट आगे क्लाइंट अपने आप सही होगा। अब उल्टा हम तो ये कहने लग गए, सर अगर आपको लगता है ना क्लाइंट्स को कंप्लायंस करना महंगा है, देन ट्राई नॉन कंप्लायंस फंड्स, देन ट्राई इट, एक बार करिए ना सर, प्लीज करिए, पता लग जाएगा आपको। जब तेरे को बोल रहा हूं कि कंप्लायंस करवा के तेरा खेड़ा छूट रहा है, इतने में इतने पैसे देकर तेरा चीज बन रही है, तो कर लेना, तेरा मन नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, ट्राई नॉन कंप्लायंस। पर मैं गलत क्यों करूं भाई तेरे चक्कर में, मैंने तो दोनों वेन्यूज बता दिए, दोनों पॉइंट्स बता दिए, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता था मैंने मैक्सिमम पॉसिबल किया, कि जिस हिसाब से अपन टैक्स प्लान कर सकते थे, वी आर टैक्स प्लानर्स नॉट टैक्स इवेजनर्स। हमें ना चोरी की निगाह से देखा जाता है, किसी ये टैक्स की चोरी करेगा, नहीं, वी आर टैक्स प्लानर्स। एक्चुअली हम लोग प्रोविजंस को यूज करके, दिमाग को यूज करके, जो आपने कहा हम उसको एक प्लान करके दे रहे हैं कि आपका टैक्स कैसे कम हो सकता है। यूजली लोगों के माइंड में जो अप्रोच होती है ना, वो टैक्स चोरी करना, सीए के पास चला जा, ये इज्जत है हमारी। सर ये तो उनका व्यू पॉइंट है, बट हम टैक्स इवेजनर नहीं, हम लोग कौन है, टैक्स प्लानर्स हैं। तुम्हारे पास इतना दिमाग होता तो तुम खुद ना कर लेते, तुम हमारे पास क्यों आते हो, क्योंकि तुम्हें प्रोविजन पढ़नी नहीं आती, तुम्हें लॉ की नॉलेज नहीं है। हम बस उस अपनी नॉलेज को अप्लाई करके आपका कुछ बेनिफिट करके दे रहे हैं, दैट इज टैक्स प्लानिंग नॉट टैक्स इवेजनिंग, और लोग उल्टा समझते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जी अब डे बाय डे स्ट्रिक्टनेस हो चुकी, जैसे यूडिन का कंसेप्ट आपको बताया था, एंड बहुत सारे मतलब आज की डेट में कंप्लायंस इतने वेरीफाई कर दिए इन्होंने, क्रॉस वेरीफाई इतना कुछ कर दिया कि सर हम चाहकर भी ना गलत कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं जी भैया प्रैक्टिस अपनी अगर करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, साल नहीं 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, पर काम सही करना, गलत मत करना। नहीं एक बार में आएंगे 3 साल का सब कुछ ले जाएंगे, क्या फायदा। दूसरा नीचे बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है, नाफरा इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट such investigation either suo moto मतलब ऑन इट्स ओन, जब उनका मन करे, जब उनको लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ऑन इट्स ओन, अपनी मर्जी से
वो आपकी इन्वेस्टिगेशन ओपन करवा सकते हैं। अगर लगा तुम्हारी फर्म का नंबर, तुम्हारा मेंबरशिप नंबर, तुम्हारी स्टैंप, सब कुछ, यूडिन नंबर, सब कुछ लगा हुआ है ना, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा, निगाह में चढ़ेगा, पता लगा जी ये गलत चल रहा है कुछ इसमें, करवाओ जी इनका केस ओपन करवाओ, इन्वेस्टिगेशन लगवाओ इनका। अब तो यूडिन के अंदर, जैसे मैं कहा था, यूडिन के अंदर फर्म नंबर भी क्या कर दिया, मैंडेट कर दिया कि एफआरए नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा होता है ना, वो भी वहां पे मेंशन करो। मेंबरशिप नंबर तो लिखोगे, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख कर दो। एंड सर्टनिटी करते जा रहे हैं कि तू कल को मुकर ना सके बस कि ये तूने साइन नहीं करे। आगे चल, नेक्स्ट इज और ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय सीजी। वही बात है, तुम दोनों एक ही हो, आपस में लगे हो, नाफरा है या सीजी है, कोई भी केस खुलवा सकता है हमारा। तो आगे, वेयर नाफरा हैज इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन, नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग इन सच मैटर ऑफ मिसकंडक्ट। यार मारोगे क्या, साक्षात परमात्मा तो खोल के बैठा है। अब इसके अलावा आईसी अलग से केस खोल लेगा, है सीएमए इंस्टीट्यूट अलग से खोल लेगा, जब नाफरा खोलकर तो बैठा मेरा केस। तो अल्टीमेटली सर किसी दूसरे को इनिशिएट करने की, किसी दूसरे को एंटर करने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, ये कह रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे, नाफरा शेल हैव the same powers as are vested in civil court under the जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, एज पर क्या लिखा हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्लियर, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग जो एक सिविल कोर्ट के जज को पावर्स हैं। सिविल कोर्ट के दो कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, एक सीआरपीसी क्रिमिनल वाली, एक सीपीसी सिविल कोर्ट वाली। क्लियर, जो एक सिविल कोर्ट के जज के पास पावर्स होती है ना, सेम पावर्स तेरे पास है, जो तेरे मन में आए निकाल दे ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, सोचियो भी ना एक बार। आगे चल, वाइल क्या लिखा हुआ वर्ड, ट्राइंग अ सूट, क्या कोर्ट पेंट कह रहा है क्या, ट्राइंग अ सूट मतलब केस, जब केस का ट्रायल होगा, जब केस आपके सामने आएगा, क्लियर, उस केस में कह रहा है जो तेरे मन में, जो तेरे को सही लगे, सारी पावर्स सीपीसी के तहत आपके पास है। आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नंबर 1 क्या, discovery and production of books of accounts and other documents at such place and such time as may be specified by NAFTA। इसी टाइम जितनी बुक्स हैं जहां पड़ी हैं लेकर आ, क्लियर, हाजिर हो, सिंपल सी बात है, जहां मर्जी से लेके आ, मेरे पास पूरी पावर है डिस्कवर करने की, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स मांगने की, यहां पे मेरे सामने प्रोड्यूस की जाएंगी। क्लियर, एंड अगर नहीं आएंगी तो मेरे पास तरीके बहुत है, सिंपल सी बात है। दूसरा, समनिंग, सम्मन काटना, बुलाना, बुलावा। क्लियर, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ऑथ। जहां बैठा ना बंदा, उठा ले आओ ले आओ, कौन है पर्सन, किसको पता इस मैटर के बारे में, लिया। एंड पहले तो गीता पे हाथ रख के कसम खा, एग्जामिनिंग एंड, कहता मैं कसम नहीं खाऊंगा, तू तो कैसे नहीं खाएगा, रुक, तो सारी पावर्स है मेरे पास भाई। अब कोर्ट का एक डेकोरम है, कोर्ट का एक डेकोरम होता है, वहां पे जब जाते हो, गवाही जाते हैं, सबसे पहले तो वो ओथ लेनी पड़ती है, लेनी पड़ेगी सर, माई बाप सामने बैठा है, ठीक है ना। अगर नहीं ओथ लोगे ना, पहले तो तेरी ओथ दिलवाएगा चंगी से, समझ गए ना। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट एनी प्लेस। जहां पे भी पड़ी है इंस्पेक्शन के लिए, चलो कहां पड़ी है इंस्पेक्शन करें, जहां पड़ी है, जिस प्लेस पे पड़ी है, हम खुद चलेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, जहां भी है, एट एनी प्लेस। आगे, इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, कमीशंस को भेजना, मान लो पुलिस वालों को ऑर्डर देना, ये जहां जहां कह रहे हैं ना, जाओ साथ में वो डॉक्यूमेंट्स, साथ में वो विटनेस जो भी है ना, उठा के लेके आओ। आता है प्यार से तो ठीक, नहीं तो बांध के ले आना, सिंपल सी बात है, मेरे को वो चीज चाहिए। अब इतनी पावर्स हैं, इतनी, मतलब काइंड ऑफ जज का ना सर बस यही नशा है, यही नशा है और कुछ नहीं है। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें ना, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी भी कोई सैलरी नहीं है। बट सर जो एक नशा है ना, किस बात का, पावर का। एंड पावर भी मैं कोई मिसयूज नहीं कर रहा। पहली बात तो सामने वाले पर्सन जितने बैठे हैं भाई साहब, मेरे पास न्याय मांगने आए हैं, आप ये अपना फील करो, न्याय मांगने आए कि मेरा जस्टिस करवाओ। एंड जितने भी एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, वो क्या वर्ड यूज करते हैं, माय लॉर्ड, मेरे परमात्मा। अब इसके ऊपर क्या कहेगा, इसके ऊपर क्या चाहता है सुनना, सिर्फ एक रुतबा, ये स्टेटस जो है ना, ये स्टेटस जो है,
ये बस मेन चीज होती है और कुछ नहीं है। अगर लाइफ की बात करो ना, जजेस की लाइफ नहीं है उनकी। एक तो घूमना फिरना उनका अवॉइड होता है, सोशल लिंक्स उनके अवॉइड होते हैं, पार्टीज वगैरह में वो नहीं जा सकते, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है उन लोगों की। सारा दिन जो नॉर्मली है किस में निकल रहा है, केसेस पढ़ने में। अब लेट इट बी कोई केस है, अपील हो के मेरे पास पहुंचा, पहले तो मुझे पुराना सारा केस, इतनी बड़ी जो फाइल आएगी ना पहले वो पढ़नी पड़ेगी, तब जाके मैं नेक्स्ट ऑन आपका कुछ डिसीजन ले पाऊंगा। ये थोड़ी मेरे सामने जो आया मैं तो वो देखूंगा, पिछले वाला क्या लेना, पहले पुराना लिंक भी लेके आना पड़ेगा, पहले पुराना भी सारा मैटर पढ़ के आना पड़ेगा। पूरे केस की स्टडीज होती हैं, ऐसे ही नहीं जजेस के वो इतने बड़े बड़े रूम्स बने होते, उनके पीछे रिटायरिंग रूम में भी ना बुक्स लगी होती हैं, ताकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि देखो आप ऐसी सीट पे हो, आपका जस्ट हाँ या ना कहना अगले की जिंदगी बदल सकता है। तो उस केस में ना इनको वही है, उतना बर्डन भी है, उस चीज का, सेम पावर्स यहाँ पे। नेक्स्ट इज वेयर प्रोफेशनल or other misconduct is proved, NAFRA shall have the power to make order of या order for, कितने का, ये पढ़ लो जी मेन चीज। ए imposing penalty of, कितने की पेनल्टी, not less than 1 lakh, मतलब मिनिमम तो 1 lakh, but which may extend to 5 times of the fees received in case of individuals, अगर इंडिविजुअल है जिसका मिसकंडक्ट किया, क्लियर। एंड इन केस ऑफ फर्म्स मिनिमम कितनी है, 5 लाख, बट विच मे एक्सटेंड टू ₹10 times ऑफ द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ फर्म्स, जितनी आपने क्लाइंट से ली होगी। अब क्लाइंट से मान लो आप लेते हो जी 50 लाख रुपए, 5 करोड़ हो गया, नीचे 10 times है ना फर्म के केस में। अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब जैसे मेरे केस में क्या, मेरे केस में फर्म है, हम पार्टनर्स हैं, तो हम नीचे वाले क्लॉज में फॉल करते हैं, हम नहीं करते, मतलब फर्म्स के एग्जांपल दे रहे हैं अपन नॉर्मली कि फर्म्स के केस में ये है। बट अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन प्रैक्टिस कर रहा है सीए तो ऊपर वाले क्लॉज में है, क्लियर। हाँ ये मान लो बस, चलो वो तो बाद में देखेंगे, पहले 50 लाख फीस दिलवा दो, वही बहुत है। नेक्स्ट आगे बी पॉइंट, चलो पेनल्टी तो लगी, आगे कौन सा छोड़ दिया, पढ़ो आगे। डी बारिंग द मेंबर और द फर्म, डी बार निकाल दिया, मेंबर को ही बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, क्लियर। डी बारिंग द मेंबर ऑफ द फर्म फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, being appointed as an auditor or internal auditor or undertaking any audit with respect of financial statements or internal audit, internal audit of functions and activities of any company, किसी कंपनी का तुम आगे से ऑडिट नहीं कर, प्योरली बार रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप कभी भी नेक्स्ट ऑन ना इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर पाओगे, एक्सटर्नल तो छोड़, इंटरनल भी नहीं कर पाओगे, जो मैनेजमेंट खुद करवाती है वो भी नहीं कर पाओगे, डी बार क्लियरली। और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कल्ली कंपनी नहीं, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, सर किसी का नहीं। नेक्स्ट आगे परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 247 कि 247 के अंदर अगर कोई वैल्यूएशन अगर होती भी है वो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आगे फॉर कितना मिनिमम पीरियड, तो ठीक है गुरुजी 6 महीने तो दे दो, कोई चक्कर नहीं है, आगे पढ़ना, सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना, मेरा तो करियर खत्म कर दोगे, करियर ही खत्म हो जाएगा सर बिल्कुल ही। हाँ पर हमने कहा था क्या मिसकंडक्ट करने के लिए, तुम भी तो बड़े पैसे ले रहे थे उस टाइम पे, तुमने तो भी बड़ा मिसकंडक्ट करा। अब ये क्लॉज नहीं पता सर कितने टाइम से कितने का होगा, 3 साल 5 साल 10 साल, ये अपने आप में मेन क्लॉज है। पेनल्टी भी निपटा लेंगे, पैसे भी लेन देन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका क्या करूं जो मेरे को बिल्कुल ही डी बार कर दिया, मेरी फर्म को ही खत्म कर दिया, क्लियर। एज मे बी डिटरमिन्ड बाय, किसके द्वारा, नाफरा। अब यहां पे चलती है प्रेशराइजेशन कि बंदा ढूंढो नाफरा में कौन है, ठीक है ना, उसको अप्रोच करो, ठीक है ना, नेचुरली। फिर अब उसका वही बात है हाँ या ना, क्लियर। अब आपने अगर मान लो 10 साल कह दिया मैं तो खत्म हो जाऊंगा सर, 10 साल में मेरा क्या बचेगा, बिल्कुल अपना करियर खत्म है, फर्म ही खत्म है, आप काम ही नहीं कर पाओगे, बढ़ते रहना 200 की रिटर्न। कंपनी की जो मेन काम है, कंपनी के काम तो आएंगे नहीं, कंपनी का काम तो बंद करवा दिया तुम लोगों ने। आगे पढ़, द एक्सप्रेशन professionals or other misconduct shall have the same meaning assigned to it under section 22 of the Chartered Accountant. एक ना सीए एक्ट 1949 में प्रोफेशनल एथिक्स आते हैं हमारे, जो आपके फाइनल के सिलेबस में भी आएंगे। फाइनल के सिलेबस में ऑडिट सब्जेक्ट है ना, ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स वहां पढ़ाए जाएंगे आपको,
एक सीए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या उसके एथिक्स हैं, क्या मॉरली अलाउड है, क्या नहीं, वो सारी चीज। तो कहते हैं ये जो वर्ड है ना प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, ये मीनिंग वहीं से असाइन करना, वो जो सीए एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंदर क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नाफरा। नाफरा ने सर आपको दे दिया ऑर्डर कि तुम पकड़े गए, क्लियर, एंड पेनल्टी लगा दी, डी बार कर दिया, वॉट एवर, क्या आप इनके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं? यस, एनी पर्सन, यस, Any person aggrieved by any order of NAFRA may prefer an appeal before the appellate tribunal इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी। क्या होगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फाइनल है वो अपने आप में, अगर आपके अगेंस्ट कुछ प्रूव होता भी है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आपको लग रहा है कि सर मेरे साथ धक्का हुआ, सिंपल सी बात है कि मेरी बात सुनी नहीं गई, कोई बात नहीं, अपील कर लो, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ, क्लियर, वो फाइनली जो होगा देखेंगे। नेक्स्ट आगे, मीटिंग्स ऑफ नाफरा। NAFRA shall meet at such times and places as may be prescribed. बिल्कुल, नाफरा शल, ये आगे फालतू के क्लॉजेस, फालतू के पॉइंट्स जो एक कवर अप कर दिए, वन मेन सेक्शन तो निकल चुका अपना, जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी ना वो तो अपना हो चुका, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आगे कि इनकी मीटिंग सर जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है, कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि साल के अंदर इतनी मीटिंग्स होंगी, जब आपको रिक्वायर्ड है आप अपनी मीटिंग करो, क्लियर। नाफरा शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर, यस, Such procedure with regard to the transaction of business at its meeting as may be prescribed. यस, सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉयज, सीजी में अपॉइंट, CG may appoint a secretary and other such employees as it may consider necessary for efficient performance of function by NAFRA. हाँ सर, अगर आपको कोई सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है या अदर एडिशनल एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द सेक्रेटरी एंड द एम्प्लॉयज शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड कितने टाइम के लिए रखना है, सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, टर्म्स कंडीशन क्या होंगी, सर आप अपने लेवल पे देखो, हमें इनके अंदर इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाफरा के पास अपनी पावर है, क्लियर। हेड ऑफिस ऑफ नाफरा कहां पे होगा, शैल बी एट, क्या है, न्यू दिल्ली, यस। नाफरा में मीट एट सच अदर प्लेसेस, बाकी अगर कोई जरूरी नहीं है कि न्यू दिल्ली में ही मीटिंग होगी, अदर प्लेस पे भी अगर आप मीटिंग रखना चाहते हो, यू हैव द पावर, क्लियर। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, बुक्स तुम्हारी भी लगेंगी नाफरा को भी, क्योंकि नाफरा के पास तो भी फंड सब कुछ आएगा, नाफरा भी, फाइनेंशियल मैटर तो यहाँ पे भी होंगे, लेना देना खर्चा तो यहाँ पे भी होगा, आपको भी बुक्स मेंटेन करनी होगी, यस। नाफरा शेल कॉज, NAFRA shall cause to be maintained such books of accounts and other groups in relation to accounts in such form and in such manner एज सीजी में, और तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम दुनिया को बताओगे, तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बुक्स कैसे बनेंगी, क्लियर। इन कंसल्टेशन विद, और तुम सर गवर्नमेंट अथॉरिटी हो तो नेचुरली कौन आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, जिसको शॉर्ट वर्ड क्या बोलते हैं, कैग, कंट्रोलर, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के केस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के केस में जो ऑडिट करने आता है, दैट ऑडिटर इज कॉल्ड एज कैग, क्लियर, यस। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, एंड नेचुरली तुम्हारा ऑडिट कौन करेगा, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यस। ये भी बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, एंड गिनती की है ये, क्लियर। जितनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने गवर्नमेंट है ना लिंक के, सबका ऑडिट किन के थ्रू होएगा, कैग, और ये खुद नहीं करते, ये नेक्स्ट आगे अपॉइंटमेंट करते हैं किनकी, सीए फर्म्स की। अब हमारे आई थिंक सो अभी फरवरी चल रहा है ना, मार्च में शायद फॉर्म निकलते हैं कैग की एम्पैनलमेंट के लिए, हमारी फर्म्स, हम फॉर्म भरते हैं, अपनी पर्टिकुलर्स देते हैं, हमारे पार्टनर्स की डिटेल, हमारी डिटेल सब कुछ शेयर होती है वहां पे, एंड वो फॉर्म किनके पास जाएगा, कैग के पास। कैग, अगर मैं एलिजिबल हुआ, अगर उनके डेकोरम के अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल हुआ, तो मुझे गवर्नमेंट कंपनीज के क्या मिलेंगे, ऑडिट मिलेंगे, करूंगा तो मैं नॉर्मल सीए, क्लियर। बट उसकी रिपोर्टिंग किसको होगी, कैग को। कैग नेक्स्ट आगे कहां लेके जाएगा उस रिपोर्ट को, पार्लियामेंट में, समझ गए ना। तो मतलब अल्टीमेटली प्रैक्टिस में स्कोप बहुत है, बट इट टेक्स टाइम, क्लियर। तो उस केस में क्या है, आप कैग के साथ अगर एम्पैनल्ड हो गए, अब जैसे मान लो सारी म्युनिसिपैलिटीज का ऑडिट तुमने करना, जैसे मान लो हरियाणा की, पंजाब की, जितनी भी हैं, अलग अलग एरियाज की जितनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है ना। अब जैसे कुछ गवर्नमेंट कंपनीज आपने पढ़ी हुई हैं, भिलाई स्टील्स, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जितने प्रोजेक्ट हैं, इनका ऑडिट कौन करता है, करते तो सीए फर्म्स ही हैं, बट उनकी एम्पैनलमेंट कौन करता है, कैग। पढ़िए, अकाउंट्स ऑफ द नाफरा शैल बी ऑडिटेड बाय, किसके द्वारा, कैग, at such intervals as may be specified by him, and such accounts are as certified by the CAG in together with the audit report thereon shall be forwarded
एनुअली टू द सीजी बाय नाफरा। क्लियर? क्योंकि कैग रिपोर्ट बनाकर किसको देगा? नाफरा को। नाफरा वो रिपोर्ट किसको देगा? सीजी को। एंड सीजी की रिपोर्ट वहां कहां पे जाएगी? पार्लियामेंट में। क्लियर? एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ नाफरा, और एक अलग से, ये तो फाइनेंशियल मैटर आ गया ना, एक आपके अलग से एनुअल रिपोर्ट बनेगी, पूरे साल में आपने क्या क्या काम किए, किस किस का मैटर सॉल्व किया, जो भी है। नाफरा शैल प्रिपेयर NAFRA shall prepare in such form and at such time for each financial year and described its annual report giving a full account. अंडरलाइन, फुल अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग दी, क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में अपनी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड दो, क्या क्या करा तुम लोगों ने। क्लियर? एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ टू सीजी एंड सीजी शैल कॉज द एनुअल रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द कैग टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ, कहां पे? पर तुम्हारी रिपोर्ट कहां पे जाएगी? आगे पार्लियामेंट। नेचुरली फिर मॉनिटरिंग तो होएगी ना, दुनिया पर नजर रखने वालों, तुम्हारे पर अगर किसी ने नजर ना रखी, तुम ही खत्म कर दोगे सारा कुछ। समझ गए ना? तो नाफरा को भी कंट्रोल करने के लिए सीजी ने अपने पास क्या लगा रखे हैं? कंट्रोल्स लगा रखे। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या है वैसे? प्रोविजंस। चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? बट टॉपिक एक बार क्लियर हुआ कि नाफरा बेसिकली किस पर्पस के लिए बनाई गई। क्लियर? ये स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बताओ जी फटाफट। अर्चना, ज्योतिर्विधि? नो सर। ओके जी, ठीक।